नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पाठ 6 के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पाठ का नाम है कोशिका से अंग तंत्र तक। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसके सही उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, इसमें एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। मनुष्य है, हाथी है, अमीबा है या बरगद है। तो आपका सही उत्तर है अमीबा। एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है जिसमें केवल एक ही कोशिका हो। ठीक है, और सभी जैविक प्रक्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न हो जाएं, तो ऐसे जीव हमारे एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो एक कोशिकीय जीव इसमें आपका अमीबा है। इसके अलावा होता है पैरामीशियम, यूग्लिना, यह भी एक कोशिकीय जीव है। मनुष्य, हाथी और बरगद ये आपके बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीबा। अगर आपसे पूछा जाए कुछ और एक कोशिकीय जीवों के नाम, तो वह हो जाएगा आपका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। दूसरा प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, कोशिका भित्ति, हरित लवक, बड़ी रिक्तिका, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो पादप कोशिका की जो प्रमुख विशेषता होती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, हरित लवक भी पाए जाते हैं और रिक्तिका भी बड़ी पाई जाती है। इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है तो उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, हरित लवक भी पाए जाते हैं और बड़ी रिक्तिका भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है इसका, कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है। ऑप्शंस है हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका या राइबोसोम को। तो आपका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम आपका प्रोटीन की फैक्ट्री है। और हरित लवक, ठीक है। आगे है ऑक्सीन है। आपको बताना है ऑक्सीन क्या है। जंतु हार्मोन्स है, औषधि है, उत्सर्जी पदार्थ है या पादप हार्मोन्स है। ठीक है, तो ऑक्सीन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पादप हार्मोन्स। ठीक है, ऑक्सीन क्या है, एक पादप हार्मोन्स। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। फलों को पकाने के लिए कौन से हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ऑक्सीन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो आपका सही उत्तर है एथिलीन। ठीक है, फलों को पकाने के लिए कौन से हार्मोन का उपयोग किया जाता है, तो एथिलीन का। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, जंतुओं में हार्मोन्स खाली स्थान द्वारा स्रावित होते हैं। तो जंतुओं में हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। तो इसमें भरा जाएगा आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां। दूसरा है, कोशिका सजीवों की खाली स्थान इकाई है। तो कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, रचनात्मक एवं कार्यात्मक। अगला है, खाली स्थान ऊतकों की वृद्धि करने में सहायक होता है। तो क्या भरा जाएगा इसमें, जिबरेलिन। जिबरेलिन ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक है। अगला है, शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में खाली स्थान ऊतक सहायता करते हैं। तो कौन से, एपिथीलियम। एपिथीलियम ऊतक शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में मदद करते हैं। अगला है, समान रचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। समान रचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो यह आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति था। एक बार फिर से देख लीजिए। पहले में भरा जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां, दूसरे में रचनात्मक एवं कार्यात्मक या क्रियात्मक इकाई, तीसरे में जिबरेलिन, घ में एपिथीलियम, अंग में ऊतक। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। ठीक है, तो उत्तर देख लेते हैं सही जोड़े बना करके। ठीक है, सबसे पहला है, जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि। तो जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि किसके द्वारा होता है, तो प्रविभाजी ऊतक के द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या आपका, प्रविभाजी ऊतक।
जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि का मिलान होगा प्रविभाजी ऊतक से। अगला है मक्खी, तो मक्खी एक बहुकोशिकीय जीव है, तो मक्खी का मिलान हो जाएगा बहुकोशिकीय जीव से। ग है तंत्रिका ऊतक, तो तंत्रिका ऊतक जो होती है वह संदेशों के संवहन यानी संदेशों को ले जाने और ले आने का कार्य करती है, तो इसका हो जाएगा संदेशों का संवहन से। अगला है संवहन ऊतक, तो जाइलम को संवहन ऊतक कहते हैं, तो इसका मिलान हो जाएगा जाइलम से। ठीक है, तो एक बार फिर से मिलान देख लीजिए। जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि प्रविभाजी ऊतक से, मक्खी बहुकोशिकीय जीव से, तंत्रिका ऊतक संदेशों का संवहन से, और संवहन ऊतक जाइलम से। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 आते हैं। क्या निम्नलिखित में सही कथन के आगे सही का निशान लगाएं तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाएं। ठीक है, उत्तर सही गलत का निशान लगाकर देख लेते हैं। पहला है आपका, हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती रहती हैं, तो क्या यह सही है या गलत है? तो हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती रहती हैं, यह जीवन पर्यंत कार्य करती हैं। जिस दिन यह कार्य करना बंद कर दें तो उस दिन इंसान भी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो यह हमारा सही है, हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती रहती हैं, यह बिल्कुल सही बात है, तो यह हमारा क्या रहेगा, सही। अगला है फ्लोएम ऊतक जंतुओं में पाया जाता है, तो यह गलत है। फ्लोएम एक संवहन ऊतक है जो कि जंतुओं में नहीं बल्कि पौधों में पाया जाता है, और फ्लोएम भोजन का संवहन करने का कार्य करता है। जो प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनता है उसको पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम ऊतक। ठीक है, तो फ्लोएम ऊतक जंतुओं में पाया जाता है, यह गलत है। आगे है अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, यह भी गलत है। अभी हमने पढ़ा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना यह एक कोशिकीय जीव है, तो यह हमारा गलत है। आगे सजीव कोशिका से बने होते हैं, यह बिल्कुल सही है, सजीव जो होते हैं वो कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। अगला है सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यह गलत है। ठीक है, सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक, तो ये आपका हो गया सही गलत, जिसमें पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही और पांचवा गलत। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न है कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? आपको बताना है कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं, तो उत्तर है कोशिका के जीव द्रव्य कला में कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका के जीव द्रव्य कला में कोशिकांग पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, प्रविभाजी ऊतक की दो विशेषताएं बताइए, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो चलिए देखते हैं प्रविभाजी ऊतक की विशेषता। पहली विशेषता क्या है कि प्रविभाजी ऊतक की कोशिकाएं समान व्यास वाली होती हैं जिनका आकार आयताकार या बहुभुजी होता है। प्रविभाजी ऊतक की कोशिकाएं समान व्यास वाली होती हैं जिनका आकार आयताकार या बहुभुजी होता है। दूसरा, इन कोशिकाओं का केंद्रक बड़ा, जीवद्रव्य सघन तथा रिक्तिका अनुपस्थित रहती है, उदाहरण के लिए प्याज। ठीक है, यह हो गया। तो यह दो विशेषताएं हो गई, और यह पूछा था प्रश्न में कि प्रविभाजी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, तो यह देख लेते हैं। प्रविभाजी ऊतक जड़ तथा तने की कलिकाओं के शीर्ष भाग में पाई जाती हैं। प्रविभाजी ऊतक जड़ तथा तने की कलिकाओं के शीर्ष भाग में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए यह इस प्रश्न का उत्तर था, एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या था। ठीक, प्रविभाजी ऊतक की विशेषताएं और यह कहाँ पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 7 है, किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। आपको बताना है दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उसका कार्य क्या है, तो उत्तर देख लेते हैं। दो अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित हैं। पहला है पीयूष ग्रंथि, इसका कार्य देख लेते हैं। तो पीयूष ग्रंथि का कार्य है शरीर की वृद्धि में सहायता करता है और इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है। और दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तो इसका कार्य है शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, तो यह मनुष्य की दो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनके नाम और उनके कार्य, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं, पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो उत्तर देख लेते हैं, पादप और जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है, पहला अंतर, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पहला अंतर है आपका, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि
जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, हो गया यह। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा अंतर है, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। आप इसे इस तरह से भी आसानी से याद कर सकते हैं, पौधे सभी हरे होते हैं तो उसमें हरित लवक पाया जाता है, जबकि कोई जंतु हरा नहीं होता है। ठीक है, यानी उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तीसरा अंतर क्या हो जाएगा, पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है सॉरी, पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी तथा संख्या में अधिक होती है। तो यह 3 अंतर हो गए पादप और जंतु कोशिका में। ठीक है, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 9 है, केवल चित्रों के माध्यम से रेखित तथा अरेखित पेशी ऊतक स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा पेज नंबर 63 का। आपको किताब से चित्र संख्या 6.8 और 6.9 बनाना है। यहाँ से आप रेखित और अरेखित पेशी में ऊतक में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, केवल चित्र के माध्यम से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो केवल चित्र बनाना है, तो यह पेज नंबर 59 पर आप चित्र संख्या 6.4 का जो अ है पादप कोशिका वह बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका यह प्रश्न हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको सभी विषयों के प्रश्न उत्तर यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।